नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और तमाम अधिकारों के बीच आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना अब देश में राइट टू प्रॉमिस भी होना चाहिए। ये सवाल इसलिए कि देश में जब जब भी जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां तमाम राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि जैसे उनके पास अलादीन का कोई चिराग हो और सरकार बनते ही वो अपना हर वादा पूरा कर देंगे। लेकिन होता यह है कि चुनाव के बाद जनता इन्हीं नेताओं को चिराग लेकर ढूंढती है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोक लुभावन वादों का इलाज क्या है। मैनिफेस्टो कहिए, घोषणा पत्र कहिए, वचन पत्र कहिए या कहिए संकल्प पत्र, सियासी जमात के वादों के ये वो पिटारे हैं जिनसे चुनावी मौसम में ऐसे ऐसे वादे निकलते हैं कि कई बार तो जनता लट्टू हुए बिना नहीं रह पाती और फिर चुनाव बाद ठगी सी ठिठकी रह जाती है, क्योंकि सियासी दलों का इन घोषणाओं को पूरा करने का जनता से कोई करार नहीं होता है। घोषणा पत्र कानूनी दस्तावेज न होने की वजह से घोषणा पूरा करने का कोई डर भी नहीं होता है। कुछ दिनों बाद तो चांद तारे तोड़कर लाने जैसे वादे भी चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल हो जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान पर लड़े जाने वाले चुनाव अब इतने हाईटेक हो गए हैं कि रोटी रोजगार के अलावा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गाड़ी, स्कूटी, नकदी, घर का राशन, आटा और डाटा सब चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल रहता है। घी, दूध, तेल, चीनी भी चुनावी चाशनी को और मीठा करते हैं। मौजूदा समय में भी राज्यों में हो रहे विधानसभाओं के प्रचार में कोई गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा रहा है तो कोई जनता की सौगंध खाकर वादा कर रहा है। आजादी के बाद से अब तक के चुनावों को देखें तो कभी इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाने का वादा किया था, आज भी हर चुनाव में गरीबी मिटाने का वादा किया जाता है लेकिन मिटी नहीं। हर चुनाव में सभी को घर देने की घोषणा की जाती है। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। लग्जरी सुविधाओं के लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। आज तक बुनियादी सुविधाओं का भी टोटा है। 24 घंटे बिजली का वादा किया जाता है। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान सभी के घोषणा पत्र में होता है। किसानों की बदहाली से हर कोई वाकिफ है। बिना किसी आधार के आरक्षण जैसी घोषणाएं हर चुनाव में होती हैं। राजनीतिक दलों के इन कोरे वादों पर करारा प्रहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने भी कहा था कि चुनावी वादों को पूरा नहीं करने पर राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाना होगा। इसके लिए कानून भी बनाना होगा। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जनता और चुनाव आयोग को आगे आना होगा। बहरहाल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लुभावना तंत्र सरीखा हो गया है। जनता से हर चीज के लिए एफिडेविट और गारंटी मांगने वाले सिस्टम में सियासी दल मुराद का शर्तिया ताबीज बांट रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों न जवाबदेही के साथ इन थोथी घोषणाओं पर लगाम लगाई जाए, क्यों न घोषणा पत्रों को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज का हमारा जो मुद्दा है, जो सवाल है, निसंदेह हर आम और खास इससे वाकिफ होगा। आज हम आगे बढ़े अपने पैनल के पास। चलो उससे पहले हमारा सवाल सुन लीजिए। क्या चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी दस्तावेज का दर्जा मिलना चाहिए? महाबहस में हमारा आज का सवाल यही है कि चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी दस्तावेज का दर्जा मिलना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, नहीं, पता नहीं। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं जिस पर आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं @महाबहस पर। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी, मंजू दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस, और जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। सीबी पांडे भी हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं। सिद्धार्थ कलहंस हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी,
चुनावी घोषणा पत्र के नाम जरूर बदल जाते हैं, हर बार हर पार्टी के अलग अलग नाम होते हैं, हर चुनाव में अलग अलग नाम होते हैं, राज्यों के हिसाब से भी होते हैं, लेकिन नियत नहीं बदलती। देखिए, वही मुझे लगा कि सब समस्याओं के मूल में यह समस्या है। एक बार वोट देने के बाद 5 वर्ष तक जनता के पास कुछ रहता नहीं, ना स्टीयरिंग उसके हाथ, ना ब्रेक उसके पास, ना क्लच उसके पास। गाड़ी पर नियंत्रण कैसे रखे? उसने बटन दबाया, उसकी भूमिका समाप्त। उसके बाद अगली बार जब बटन दबाने का अवसर आएगा तभी उसकी भूमिका फिर से रेखांकित होगी। अब आटा से लेके डाटा तक सब बांट रही चुनावी पार्टियां अपने अपने दस्तावेजों में, घोषणा पत्रों में। साइकिल से लेके स्कूटी और मोटरसाइकिल तक। और यही वक्त दौर रहा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ ही वर्षों में हम ऐसे चुनाव भी देखेंगे जिनमें घोषणा पत्रों में यह लिखा जाएगा कि हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक कार देंगे अगर हम सरकार में आए। तो जब यही करना है तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई कहेगा पेरिस बना देंगे, कोई कहेगा जापान बना देंगे, कोई कहेगा अमेरिका बना देंगे। ननकू 1947 से आज तक देख रहा है कि भैया कुछ बना नहीं। कैसी मशाले लेके चले रोशनी में आप, दुष्यंत ने लिखा था कभी, कैसी मशाले लेके चले रोशनी में आप। जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। मुझे लगा कि अगर इस पर जनता का नियंत्रण रखना है, लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जीना है, तो ये बेसिकली घोषणा पत्र क्या है? मैनिफेस्टो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये जनता से किया गया करार है राजनीतिक दलों का, सभी राजनीतिक दलों का। तो करार कानूनी दस्तावेज क्यों नहीं माना जाए? और इसके विपरीत, इसके समानांतर इसी देश में यह व्यवस्था है, बच्चे का नाम बदलवाना हो एफिडेविट दो, घर के पता बदलवाना हो एफिडेविट दो, आपका सिम कार्ड खो जाए तो एफिडेविट दो, एफआईआर की कॉपी लगाओ। जब सब काम लिखत पढ़त में हो रहा है सरकारी दस्तावेज के तौर पर, कानूनी दस्तावेज के तौर पर, तो सरकार ऐसी चुन ली जाए? बोले हां बोला था, नहीं किया, क्या कर लोगे? तब क्या कर लेगी जनता? क्या बोले? इसका क्या उत्तर हो? और मान लीजिए कोई पार्टी यही तय कर ले, मैं भविष्य के भी खतरों को भांप रहा हूं। आज इस मुद्दे को मैं चाहता हूं इस दृष्टि से भी देखा जाए। मान लीजिए कोई एक वक्त ऐसा आए कि इस देश में कोई ऐसी सिरफिरी पार्टी आ जाए जो कहे भाई मुझे तो 5 ही साल राज करना है, और वो कह दे कि ना केवल गाड़ी नहीं, सबको लग्जरी गाड़ी देंगे, नॉर्मल भी नहीं, और 5,000 रुपया डीजल भरवाने का भी हर महीना देंगे। तो वो तो लोकसभा में 450 पौने 500 सीट जीत जाएगी, सारी पार्टियों का डब्बा गोल हो जाएगा। और उसके बाद कुछ नहीं दे तो जनता क्या कर लेगी? जनता के पास तो कोई विकल्प नहीं, राइट टू रिकॉल नहीं, घोषणा पत्र की वैधानिक हैसियत नहीं। आज भारत में जितने भी घोषणा पत्र जारी होते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, कानून की नजर में उनकी 2 पैसे की कीमत नहीं, 2 कौड़ी की कीमत नहीं। सच्चाई यह है, आप उन पर चुनाव के दौरान समोसा खा लीजिए, चुनाव के बाद खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई दूसरा अस्तित्व नहीं। क्यों नहीं वो मकान की रजिस्ट्री की तरह महत्वपूर्ण कागज हो जाए? क्यों नहीं वो शपथ पत्र की तरह? क्यों नहीं वो करारनामा की तरह? क्यों नहीं वो एग्रीमेंट की तरह, एफिडेविट की तरह एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हो जाए, ताकि ननकू और रज्जाक भी अपने गांव में, अपने कस्बे में मुकदमा लिखा सके कि भाई ये कहा था, ये नहीं हुआ।
इन्होंने करार तोड़ा। मैं इस विषय पर बात अटपटी है, लेकिन कल जब मैंने इसको सोशल मीडिया पर जनमत संग्रह के लिए डाला तो जिस ढंग से हजारों हजार लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है, ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दलों को लगेगा कि ये क्या भूत मेरे पीछे लगा दिया अमिताभ जी ने, लेकिन लगने दीजिए भूत। जनता चाहती है कि ये भूत लगे, और लगे ही नहीं, गर्दन भी पकड़े। सीबी पांडे साहब, आपसे ही बात शुरू करूंगा। अजब तमाशा है, एक सिलेंडर लेने जाओ, गैस का कनेक्शन लेने जाओ तो एफिडेविट दो, वैधानिक कागज पर दस्तखत करो, जिसका लीगल महत्व है। हुकूमत हिंदुस्तान चुननी हो, हुकूमत सूबाए चुननी हो, तो घोषणा पत्र का कोई किसी अदालत में अस्तित्व नहीं। स्वांता सुखाए है, बोले जी जारी किया था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पांडे साहब, इसको वैधानिक दर्जा कैसे दिया जा सकता है? जो आज की वर्तमान स्थिति है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये कोई अधिकार आपका नहीं है, आज की जो स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ही कह दिया कि आप इसको विचार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया। जो आप बात कह रहे हैं, सारी बात सुप्रीम कोर्ट सिद्धांत इस बात को मान रहा है कि ये तो बहुत अनफेयर इलेक्शन होते हैं, छोटी छोटी लालच देते हैं, यहाँ तक कि गहने की लालच देते हैं, 4 ग्राम सोना देंगे, बहुत सारे आप सारे ने बताए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस पर इसको कानूनी मान्यता मिले, लेकिन अब ये जो मामले हैं, पार्लियामेंट तो इसमें करना है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जब कानून रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। फिलहाल सुप्रीम ऐसा कोई कानून है नहीं जिसको सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सके। उन्होंने कहा कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 123 में इसको कहा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस तो हम मान नहीं सकते। जब ये करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं मान सकते तो इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको देखिए और इस पर विचार करिए कि क्या कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कैसे। तो ये मामला है, वो सिलेक्शन कमीशन करेगा, अपने मन से तो करेगा नहीं। ऑल पार्टी की मीटिंग कर रहा है और उससे बात विमर्श कर रहा है। ठीक है पांडे जी, पांडे जी, ठीक है पांडे जी, तैयार होंगे इसके लिए। ठीक बात, ठीक पांडे जी। सिद्धार्थ कलन साहब, मैं थोड़ा जी कम पढ़ा लिखा आदमी, उसलिए जमीन की बात ज्यादा करता हूं, ज्यादा बौद्धिक विमर्श मुझे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कानूनी तौर पर उस एग्रीमेंट का प्रस्तोता मान लिया जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए कि भाई सपा का घोषणा पत्र अखिलेश यादव, बसपा तो जारी नहीं करती लेकिन उससे भी जारी करवाया जाए, मायावती जी, तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, कांग्रेस राहुल गांधी जी। और अगर ये कोई पार्टी कहीं सत्ता में आए और कुछ विचलन हो, वादा खिलाफी हो, तो फिर मुकदमा कराने के लिए सुविधा रहे। नहीं, ये बेसिकली है तो वचन पत्र ना, तो वचन पत्र कानून के आधार पर क्यों नहीं हो जाए? सिद्धार्थ कलन। अमिताभ जी, मुझे जहां तक याद है कि जब पिछली बार 2014 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो देश में वो पहले व्यक्ति आप थे जिन्होंने ये बात तब भी उठाया था, मैंने इसके लिए एक शब्द दिया था, मुझे आज भी वो शब्द याद है जी। आपने वो शब्द दिया था कि एक वचनबद्ध डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एफिडेविट की तरह एक वचनबद्ध घोषणा होनी चाहिए कि हम अगर कह रहे हैं कि हम ये चीजें करेंगे। और आपने चूंकि पहली बार ये बात उठाई थी और चूंकि मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से भी है जो चुनाव सुधारों पे काम कर रही है, तो उसके बाद अलग अलग फोरम पे वहां भी ये बात उठी कि जो चुनावी घोषणा पत्र हैं उनका क्या हाल होता है, चुनावी वादों का क्या होता है और क्यों ना ये कानूनी दस्तावेज बने। और हैरत की बात है कि अमिताभ जी उस दौरान मैं लगातार 2-3 बहसों में जब आपने बात उठाई
तो वहां पर संभवतः एक आध बहस में जूही जी भी मौजूद थी और आज डॉक्टर चंद्रमोहन भी हैं। चुनाव का समय था और हर किसी ने माना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज जब 4.5 साल बाद फिर वो चुनाव का मौसम आया है तो हमारे सामने फिर वही स्थिति आई है कि जब आपने लिखा और मैंने देखा उसे सोशल मीडिया पे और किस कदर लोगों ने उस पर जो रिस्पॉन्ड किया कि जनता ये चाहती है कि ये चुनावी घोषणा पत्र कानूनी दस्तावेज का दर्जा हो या वचनबद्ध घोषणा पत्र हो। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अभी हमारे बीच में न्यायमूर्ति रह चुके हैं, उन्होंने बताया, पांडे जी ने, कि सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा यही है, लेकिन करना किसको है। सवाल यह है कि इसके लिए संसद में कानून बने, और संसद में कानून बनाए कौन। एक लंबे समय से अभी आपने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र अब केवल चुनाव कराने और चुनाव जीतने भर का लोकतंत्र रह गया है। तो जब ऐसी स्थिति है हमारे लोकतंत्र के प्रति समझ की, तो राजनीतिक दलों से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बड़े बड़े वायदे करने के बाद और संसद में किस तरह का कानून लाएंगे कि घोषणा पत्र कानूनी दस्तावेज हो जाए। ये हमें लगता है कि बिल्कुल जन दबाव ही शायद इस बात के लिए मजबूर करे। इसीलिए मुझे लगा ये काम जन दबाव से ही होगा। ये जनता ही जब गरेबां पकड़ेगी तभी काम होगा, उससे पहले होगा नहीं। जूही सिंह जी, मैं इस बहस को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचाने के लिए एक कैविएट लगाए दे रहा हूं, ताकि आप और चंद्रमोहन जी नहीं लड़ो, मंजू दीक्षित और चंद्रमोहन जी नहीं उलझ जाए कहीं। आप और मंजू जी तो नहीं उलझोगी, गठबंधन है, लेकिन दूसरे उलझ सकते हैं। तो मैं कहता हूं, चूंकि हर पार्टी यह दावा करती है कि हम तो जो कहते हैं, हम तो रघुकुल के प्रतिनिधि हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता किसने क्या कहा और क्या नहीं किया। वो पिटारा जनता खोले बैठी है, चुनाव में निकलोगे तो पता खुद ही लग जाएगा मैं क्या बोलूं। तो जब गांव में आदमी पकड़ेगा आपको तो वो खुद ही समझा देगा कि घोषणा पत्र क्या है। मैं ये कह रहा हूं, जब सब लोग हरिश्चंद्र हो, रघुकुल के वंशज हो, महाराजा रघु के वंश के हो, वचन के लिए सिर कटा देने वाले राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज, तो काहे को झंझट कर रहे हो सब मिलके। जब डर नहीं तो बना दो कानूनी दस्तावेज। जब 100 में 100 वादे आप पूरे कर ही रहे हो सब लोग मिलके, तो कानूनी दस्तावेज क्यों नहीं बना दे? नहीं जूही सिंह जी, डर किस बात का? छाती ठोक के बना दीजिए। अमिताभ जी डर किसी बात का नहीं है। जो आपने कहा कि करार तो है ये राजनीतिक पार्टी और जनता के बीच में, लेकिन शायद अगर इसको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर न उलझाएं, राजनीतिक पार्टियां इसको करार बनने से थोड़ा परहेज इसलिए करती हैं क्योंकि फिर इसी करार पे सबको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। जो आपके घोषणा पत्र में होगा वही आपके मुद्दे होंगे, उसी पर आप बहस करेंगे, उसी पर आप जनता के बीच जाएंगे और उसी पर आरोप प्रत्यारोप होगा। फिर इस करार से बाहर जाने का या जनता को भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का या अन्य मुद्दे उठाने का दायित्व, या मुझे कहें कि हम लोग उसके पीछे नहीं छुप सकते। एडीआर का जिक्र आया, आपने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था। एडीआर हमसे बार बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि एक बार, बार बार हमसे पूछा जाता है कि आपने जब घोषणा पत्र में ऐसा कहा तो क्यों कहा और कैसे पूरा करेंगे। ये बात सही है कि कमी राजनीतिक पार्टियों की है, और जब तक हम इसको एक करार के रूप में या कानून नहीं बनाएंगे, और पहल जरूर सभी को मिलकर करनी पड़ेगी, तब तक इसमें इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने से ये कानून कितना लागू भी हो पाएगा ये भी मुश्किल है। जी जूही जी, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं एडीआर सीडीआर कुछ नहीं जानता। मैं तो गांव का आदमी, मैं ये जानता हूं ननकू और रज्जाक को ये अधिकार मिले जी कि वो आपके पार्टी की अगर सरकार हो तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सके। मैं उस दिन लोकतंत्र सफल मानूंगा। बाकी एडीआर क्या करे, बीडीआर क्या करे, वो जाने। प्रेस रिलीजों में मेरा कोई भरोसा नहीं ना। मैं थोड़ा ब्लंट आदमी हूं जी। घोषणा पत्र जिस दिन जारी होता है उसी दिन नई बहू की तरीके से उसकी मुंह दिखाई होती है। उसके बाद लोग उस पर समोसा खाते हैं हरी चटनी डाल के, ठीक है ना, और रद्दी में बेचा जाता है घोषणा पत्र। नहीं, सही कह रहे हैं आप जी। मंजू दीक्षित जी, आपकी पार्टी भी 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, 125 साल। आप भी यही कहोगे कि हम तो महाराजा रघु के वंशज हैं, वचन के प्रति जान दे दी। मैं उस बहस में नहीं पड़ता। आपको भी 100 में 100 नंबर, कांग्रेस को भी।
मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगा कि 71 में गरीबी हटाओ की बात हुई थी और 2018 तक गरीबी क्यों, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं जब जागो तब सवेरा। तैयार है कांग्रेस इसके लिए कि भाई घोषणा पत्र को लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जैसे अपन मकान खरीदते हैं तो अपने और बिल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते, बिल्डर नहीं जा सकता। मंजू दीक्षित ऐसा कर दे, कांग्रेस तैयार? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी इस बात के लिए कि आज आपने इस सवाल को उठा करके जनता की भावनाओं नहीं, हम तो 5 साल पहले भी उठाए थे, बहुत बड़ी कोशिश, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। इसके लिए नहीं मेरे मुंह पर सब हमको धन्यवाद दे गए थे 2014 में भी। नहीं 2014 में भी हमको सब प्रणाम कर गए थे कि बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, आपको प्रणाम। इसको बीच में गैप मत करिए, बीच में गैप मत करिए, चुनाव के समय पर ही मुद्दा ना उठाइए। अगर मीडिया इसका फॉलोअप कर ले जाएगी, मुझे लगता है कि जनतंत्र के लिए इससे अच्छी कोशिश कोई और नहीं हो सकती। बेशक मैं पूरी तरीके से 100% सहमत हूं, क्योंकि जनता अपने को बहुत छला महसूस करती है। जो भी इतने बड़े बड़े वादे करके हम धरातल पर खोखलापन देखते हैं, तो जो आप कह रहे हैं ननकू रज्जाक, तो हम भी कह रहे हैं ननकू रज्जाक ही नहीं, हर गरीब गुनिया के लिए, क्योंकि हम लोग भी गांव में जमीनों पर जाकर के काम करे हैं और बहुत बार में खुद को बतौर जनता त्रस्त महसूस करते हैं। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं और मुझे लगता है इस पर कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि जरा जरा सी चीजों पे धन्यवाद मंजू, जहां पर धन्यवाद मंजू दीक्षित, ठीक है पूरे 5 साल जी ठीक है मंजू दीक्षित, ठीक है। मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन जी, मैं इन्हें पूछूंगा कि मंदिर के लिए कानून कब बनाओगे, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। उसके लिए साधु संत आपके पीछे लगे ही हैं, वो कुर्ता खींच ही रहे हैं। मुझे साधु संतों के तेज पर भरोसा है, वो पूरी ताकत से कुर्ता खींचेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं जो मसला ननकू रज्जाक के मुस्तकबिल से जुड़ा है। 5 साल हम गाड़ी के ड्राइवर, हमारे हाथ ना स्टीयरिंग, ना क्लच, ना ब्रेक। हमको स्टेपनी उसमें डिक्की में बैठा दिया, बोले 5 साल बाद निकालेंगे। इस मामले को, चूंकि आप सब लोग रघुकुल के प्रतिनिधि हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं ये श्रेय दे रहा हूं सबको, आलोचना नहीं करूंगा आज। तो क्यों नहीं ऐसा कानून बना दें कि आपने अगर कहा कि भाई 24 घंटे बिजली देंगे और मेरे इलाके में 19 घंटे बिजली आए, मैं मुकदमा लिखा दूं चंद्रमोहन जी के खिलाफ कि भाई इन्होंने घोषणा पत्र में दस्तखत किए थे, इसलिए इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, विश्वासघात, तो विश्वास भंग की धारा लगे और आपको वारंट इश्यू हो। नहीं चंद्रमोहन जी? देखिए अमिताभ जी, विषय लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के परिष्कार के लिए जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं बहुत मौजूद है। यहाँ सिद्धार्थ कलंस जी बैठे हैं, उनके साथ में अलग अलग समय पर इस विषय पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं और आप भी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बने, ये आपके द्वारा भी कई बार चर्चा में ये विषय आया है। महत्वपूर्ण ये है, आज हम जहां लोकतंत्र में खड़े हैं, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने लोग मतदान करते हैं, मतदान का हमारा प्रतिशत क्या है, स्थानीय निकाय में कितना करते हैं, लोकसभा के लिए कितना करते हैं, विधानसभा के लिए कितना करते हैं, तो मतदान का प्रतिशत कैसे हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, क्योंकि अभी हम 100% मतदान पे नहीं हो रहा, वो ठीक है। अभी तो हम, मसला ये है कि सब पार्टियां जो वादे करती हैं उनके बाद उन पर कोई लगाम नहीं रहती। लगाम कैसे लगे वो मसला है चंद्रमोहन जी। नहीं, इससे मेरी थोड़ी असहमति है आपसे। आप नहीं अमिताभ जी थोड़ी सी असहमति है मेरे से। आप लगाम अमिताभ अग्निहोत्री भी लगाते हैं और हरारत में लगाते हैं, रोज लगाते हैं, लगाम ही लगाते हैं अमिताभ अग्निहोत्री, और लगाम ही लगाने का काम जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। तो हमारा जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है, और देखिए मैं जितना जो कुछ जाना समझा तो ये पूरे विश्व भर में है। सभी जगह घोषणा पत्र जारी होते हैं, संकल्प पत्र जारी होते हैं, अलग अलग उनके प्रारूप होते हैं, अलग अलग लोग रखते हैं। जब हम घोषणा पत्र पूरा नहीं करते तो जनता रास्ता दिखा देती है कि भैया आप अपने बात के धनी नहीं हो, अपना रास्ता पकड़ो, और वो हमें जहां ले जाकर सर पर रखती है वहां पैरों पर ले जाकर डाल देती है। जी जी, ठीक ठीक है,
ठीक बात है। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। चंद्रमोहन भाई ने कहा कि भाई जनता तो 5 साल बाद हमको सजा दे देती है, फिर बीच में मुकदमा क्यों कराओगे? ठीक, मैं एक उदाहरण देके ब्रेक पे चला जाऊंगा, आवाम को समझ आएगा, नेताओं को कितना आएगा मैं नहीं कह सकता। राजस्थान में पहला चुनाव हुआ तब पानी का मुद्दा था और आज भी पानी का मुद्दा है। आंख में पानी नहीं है वो हम समझते हैं, लेकिन पीने के पानी का मुद्दा आज भी है। और जनता ने क्या किया? 5 साल इनको झेला, 5 साल फिर उनको झेला, 5 साल फिर इनको झेला, फिर उनको झेला, और नहर सूखी की सूखी। मैं इसलिए चाहता हूं कि जो बच के भागने की गलियां खोल रखी हैं ना, कि कुछ भी बोलो जीत हासिल होनी चाहिए। बोले साइकिल देंगे, मंजू जी की पार्टी ने कहा मालूम साइकिल देंगे, जूही जी की पार्टी ने कहा मोटरसाइकिल, चंद्रमोहन जी की पार्टी ने कहा कार है, कल सिद्धार्थ कलंस ने पार्टी बनाई बोले जहाज देंगे। क्या आपको नहीं लगता लोकतंत्र के नाम पर तमाशा है? और उसके बाद कोई पूछने आ जाए तो उसको लठ पड़वाओ। क्या ये नहीं हो रहा देश में? क्या जनता पूछ सकती है? किस फोरम पर पूछे? और पूछ भी ले तो आप जवाब दो नहीं दो आपकी मर्जी। क्या करें? क्या ट्विटर से देश चलेगा कि फेसबुक से चलेगा? कानूनी अधिकार क्यों नहीं हो? वचन भंग के दोषी क्यों नहीं हो राजनीतिक दल? अगर आप ईमानदार हैं तो अपनी ईमानदारी को सार्वजनिक तौर पर कानूनी जामा पहना दीजिए। मैं इसलिए बहस लेकर आया हूं। जी, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था आखिर क्यों नहीं हो सकती जिसमें या तो राजनीतिक पार्टियां वादा करे ही ना करे, सोच समझ के करे, और जो करे उसे निभाए। एक छोटे अमिताभ जी, आपने जो आज सवाल उठाया है, इस महाबहस में जो सवाल उठाया गया है, मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक में एक भी ऐसा इंसान हो जो इससे इत्तेफाक ना रखता हो। हर किसी की सोच लगभग ऐसी होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि जिन्हें ये काम करना है, कानूनी रूप देना है इस चुनावी घोषणा पत्र को, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। मामला तो कुल्हाड़ी मारने जितना खतरनाक है। पांडे जी, खतरनाक तो ये बात उतनी ही है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी पर पांव ले जाके मार देना। तब ऐसा है ना कि ये अभी जो ये राइट है, वोटर का जो राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में वोटर को कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिला है वोट डालने का। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से उसको एक स्टैट्यूटरी राइट मिला हुआ है। तो अब उसको एक कानून से अधिकार मिला, जैसे पार्लियामेंट ने दिया वोट डालने का अधिकार। तो जो ऐसा नहीं है कि हमारे वोटर के बीच में और सरकार के बीच में या पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। लीगल स्थिति बता रहा है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उस पर हम अभी बात कर रहे हैं। अभी तक कोई उनके बीच में कोई ऐसा राइट नहीं है कि जो क्रिएट करता हो कोई कॉन्ट्रैक्ट। वो एक स्टैच्यूट ने कानून से आपको अधिकार दिया है कि आप राइट टू वोट है, आप वोट डालिए, इससे ज्यादा आपको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए वोटर एक बार वोट डालने के बाद, एक बार बटन दबाने के बाद, जैसा आप कह रहे हैं, 5 साल तक वो बेकार बैठा रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन तो पहल कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी तो करेंगे नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। क्यों करेंगे? वो क्यों? उनको 10 बातें अगर 20 बातें अगर मैनिफेस्टो को निकालिए या संकल्प पत्र का निकालिए, तो 20 बातें अभी में से आपको मुश्किल से 2-4 बातें पूरी करनी है। आज से 52 से लेकर आज तक का इतिहास देखिए, सारी बातें उन्होंने कभी पूरी नहीं की। तो ऐसा क्यों करने जाएंगे कि जो वो पूरी नहीं कर सकते हैं? लेकिन चुनाव में उनको कहने में अच्छा लगता है, लोग भी उससे बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए वो तो रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हम कार देंगे, तो जैसे कार देने की बात आप कर रहे हैं, आपने उठाई बात, तो कार देने की बात पे तो आदमी वोटर एक तरह से बहुत लुभावना नारा है ना, कि वो तो अपना वोट डालने में इस बात को, तो ये जो तरीका है जो लुभाने वाला, ये एक तरह से इलीगल प्रैक्टिस है, ये करप्ट प्रैक्टिस है। अगर चाहे तो इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी इन लोगों पर तय कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी पे, कि कुछ ना कुछ आप जवाब दे होंगे। अगर ये बात कह रहे हैं तो बताइए कि कैसे। ठीक है पांडे साहब, ठीक है। सिद्धार्थ कलंस, मामला इतना सीधा नहीं। मसला ये है, आप
मैं इसको अगर सरल भाषा में कहूं, आप मतदाता को अफीम खिला देते हैं, भूखे को रसगुल्ला का स्वप्न दिखा दीजिए, वो 5 कोस तक आपका अनुसरण करेगा, पीछे पीछे चलेगा कि पता नहीं कभी कभी तो दे ही देंगे रसगुल्ला, और उसके बाद में आप अपने घर घुस जाते हैं। उसके बाद ठेंगा, अब भूखा रोए चाहे मरे चाहे प्राण दे दे। फोन कट गया। तो मसला यह है कि क्या पांडे साहब ने कहा कि ये कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लीगली दुरुस्त है, लेकिन भारत का संविधान कुरान नहीं है ना कि जिसमें अल्लाह पाक ने जो लिख दिया वही फाइनल है। इसमें 100-150 बार तो संशोधन हो चुका, संविधान बदलो, क्या दिक्कत है? जो भारत के हित में हो वही संविधान में। संविधान कोई धार्मिक पुस्तक है क्या कि उसमें फेरबदल नहीं होगा? सिद्धार्थ जी। देखिए अमिताभ जी, अभी बहस के पूर्वार्ध में आपने विश्वास की बात कही थी और पांडे जी ने अभी इसके कानूनी पहलुओं की बात की। ये बात सही कह रहे हैं पांडे जी कि जब हमारा संविधान बना था, हमें मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया संविधान ने। शायद मुझे लगता है कि संविधान बनने के समय में शायद विश्वास का संकट इतना गहरा नहीं था, या उस संकट की तरफ सोचा नहीं गया था। और आप सही कह रहे हैं कि संविधान हमारा कोई कुरान नहीं है कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। संविधान में बहुत बार तब्दीलियां हुई हैं। आखिरकार संविधान किसके लिए है? जनता के लिए है। तो उसी जनता के लिए ही इस संविधान में इस पहलू को जोड़ते हुए ये परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि वचनबद्धता आने के साथ ही अभी जो भी घोषणा पत्र हैं 5 राज्यों के चुनाव को अलग अलग पार्टियों के मैं घोषणा पत्र देख रहा था, उसमें भी बहुत बड़े इस तरह के वादे किए गए हैं। मुझे लगता है कि इसकी निरर्थकता को शायद वो घोषणा पत्र बनाने वाले भी बखूबी समझते हैं कि जब मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, मैं वहाँ के घोषणा पत्र देख रहा हूँ तो जो वादे किए गए हैं उसमें से एक आध वादे तो मुझे ऐसे लगे कि आप जो वादा कर रहे हैं कि हम ये देंगे, इतना पास करने वाले बच्चों को देंगे या इनको देंगे, क्या कभी घोषणा पत्र बनाने वाले क्या राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हैं? जैसे हम बजट बनाते हैं तो एक सिद्धार्थ भाई रिसीप्ट होता है, एक एक्सपेंसेस होता है। सिद्धार्थ जी, और जिस तरह से हम आर्थिक सर्वे करते हैं तो हम एजम्पशन करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि घोषणा पत्र बनाने वाले उनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हम ये वादा कर रहे हैं, इस वादे के लिए हम कहां से, किस मद में क्या करेंगे, किस हेड में हम लाएंगे, किस विभाग को देना है, पानी में घोलो और बच्चे को पिला दो। ठीक बात सिद्धार्थ जी, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है 5 मुझे लगता है विश्वास के संकट को। पंजाब में एक घोषणा पत्र ऐसा आया था जिसने ये लिखा था कि 3 किलो देसी घी भी देंगे हर महीने में, दंड पेलने के लिए, शरीर बनाने के लिए। बताइए ये 2016-17 का भारत है, तमाशा हो रहा है। जूही सिंह जी, आप घी का वादा करो, आप काजू कतली का वादा करो, मंच से कर्जा माफी की बात करो, जो मन आए सो बोलो। अब बोलने के बाद हाथ झाड़ के निकल लो, बोले कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना है। हमारा मूड अच्छा था तो बोल दिया, तो आपका आदमी जीत गया, जनता बाद में रोती फिर रही। अमिताभ जी, मूड अच्छे होने की अमिताभ जी, मूड अच्छा होने की बात नहीं है। जवाबदेही तो आप समय समय पर तय करते ही है ना। सबका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र 2014 में निकला, सभी ने पढ़ा होगा। जनता भी अफीम पीने के लिए तैयार नहीं है। जनता बहुत बुद्धिमान है। जनादेश मैं 5 साल तक जी ना ये पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त नहीं कि 5 साल का विषय पर्याप्त नहीं। 5 साल में तो 5 साल में तो जाने कितना नुकसान हो जाता है। 5 साल का ऐसा क्या? 5 साल बाद हम लोग ये बहस कर अमिताभ जी 5 साल बाद थोड़ी हम इस पर बहस करते हैं। हम तो मुद्दों, आप संकल्प पत्र पे कितनी बार बहस कराते हैं, बीच बीच में कराते ही रहते हैं। तो ये कहना भी गलत है। बहस नहीं, भी समाज का हिस्सा है ना। जूही सिंह, बहस नहीं, केवल बहस से कुछ नहीं होने वाला। जवाबदेही लोकतंत्र है जी।
नहीं, केवल बहस से उससे भी देश में होता कुछ है नहीं होने अमिताभ जी, वाला। बहस को नकारना ना। भी सही नहीं है, लोकतंत्र है, थोड़ा सा डिफर मैं करूंगी। ठीक है। नहीं, ये मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी कि केवल ये कहना कि संविधान में संशोधन कर दे तो उसको इम्प्लीमेंट करना और बीच बीच में इसको जागरूक करना। जनता संकल्प पत्र पढ़ती है और उस पर डिस्कशन करते हैं, आप हम सबको ठीक है, जवाबदेही को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, जो सही भी है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन जी, मैं स्पेसिफिक वादों का जिक्र नहीं करूंगा किसी पार्टी के, उससे कटुता आ जाएगी, बहस का स्तर गिर जाएगा, वो तू में हो जाएगी। एक और महीन पॉइंट है, बड़ा महीन पॉइंट है। इल्यूजन पैदा करने वाले, यानी भ्रम पैदा करने वाले और लुभावनी ध्वनियां देने वाले ऐसे वादे जिनमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद तो बताई जाए, लेकिन एग्जैक्ट क्या करेंगे ये नहीं बताया जाए, ताकि बंदिश नहीं लगे कोई। क्या, जैसे मैं एक पार्टी बना लूं और मैं अपने घोषणा पत्र में कहूं कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि दैहिक दैविक भौतिक ताप सब समाप्त हो जाएं। अब जनता के लिए तो बड़ी बात है, उसने रामायण में पढ़ा, वो तो कहेगी भैया ये तो रामचंद्र जी के अवतार आ गए, अग्निहोत्री जी इन्हीं वोट दो। नहीं, क्या घोषणा पत्र ऐसा नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली बताए, जिनको मापा जा सके, वादों को जिनको आंका जा सके। नहीं, जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे, इस बात का क्या मतलब है, कितना ऊंचा उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, कोई डिटेलिंग नहीं। जी जी जी, अमिताभ जी, मैं वही बात कहूंगा कि लोकतंत्र में लोकमत का परिष्कार सेंसेन होना चाहिए, होता रहता है, और इसमें सभी लोग अपनी भागीदारी करते हैं। आपको, हमको, सबको, भारतीयों को याद है कि टीएन शेषन जी के आने से पहले चुनाव आयोग की भूमिकाएं क्या होती थी। टीएन शेषन जी आए तो उसके बाद में एक चुनाव आयुक्त की भी पोस्ट है इस देश में, उसकी उन्होंने एक जिसे कहते हैं उसकी प्रासंगिकता को खड़ा किया, पता लगा। तो धीरे धीरे आज सुधार हो रहा है। आज जैसे हम लोग सुनते थे, हम उससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, आप फरुखाबाद और वो सब देखा हुआ है, गंगा की कटरी आपने, कि मतदान को लेके लोग कितने कैजुअली लेते थे और बाहुबल का प्रयोग क्या होता था, ये आपने देखा है सब। वो बेल्ट, उस बेल्ट से आप और हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज क्या हो गया, आज बूथ नहीं लुट रहे ना। आज बूथ क्यों नहीं लुट रहे हैं? क्योंकि हमने लोकतंत्र का परिष्कार किया, व्यवस्थाएं की, चुनाव आयोग सख्त होता चला गया, चुनाव आयोग प्रतिबंधित करता रहा, अधिकारियों पे कार्रवाई करने से लेकर सब प्रकार की चीजें होती जा रही हैं। तो लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से, देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ कानून है, कानून का सभी लोग पालन करें, ये एक सबके सामने एक वो है कि भाई सबको कानून का पालन करना है। इसके बावजूद लोग कानून तोड़ते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सामने एकदम स्पष्टता है कि हमको क्या करना है। और देखिए, आप, मैंने कहा पिछले में भी कि अमिताभ अग्निहोत्री जी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी तक हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने 5 साल इंतजार नहीं किया और 5 साल से पहले ही आंदोलन का बिगुल बजा, लोगों ने आंदोलन किया और परिणाम सबके सामने है। तो लोकतंत्र है और चीजें होती हैं। कई बार घोषणा पत्र से बाहर भी चीजें आएंगी। सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र में जो सोचते हैं उससे अच्छा भी कर सकते हैं। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा कि एक बात और कहूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक लाइन की, कि 90 के बाद में जब से वैश्वीकरण आया, जब से ग्लोबलाइजेशन आया, चीजें बदली, WTO और सारी चीजें हुई, हम वैश्विक बाजार की ओर मुड़े। तो मैं तो देखता हूं कि मैं बड़े क्षमा सहित कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र का एक खंबा है, वो उसका भी कूपन घर पे आने लग गया कि भैया ये 3 महीने के लिए ले लो, 1 साल के लिए ले लो, और इसके साथ में बेडशीट मिलेगी, इसके साथ में बाल्टी मिलेगी। ये क्या है भैया? बिल्कुल आया। तो ठीक है, वहां ठीक है, ये क्यों आ गया? होगा, समय उतना ही है। ठीक है, मंजू दीक्षित, जब मैं टीनेजर था उस वक्त एक नारा सुनता था और आज तक सुन रहा हूं। दिल्ली में भले ही वो नारा ना लगता हो, यहां ज्यादा इलीट क्लास है, लेकिन बाकी भारत में लगता है। दिल्ली मुंबई छोड़ दो तो, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ठीक, अगर ये कानूनी दस्तावेज होता घोषणा पत्र, तो अब तक तो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुके होते। नहीं, गलत तो नहीं कुछ कहा?
बिल्कुल। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, ये नारा जवाहरलाल जी के समय से लगा, लोहिया जी के समय से लगा और आज तक लग रहा है। 73 साल हो गए मंजू जी, आगे आने वाले 173 साल तक यही नारा जपते रहे और आप लोग 5-5 साल सत्ता भोग के निकलते रहो। देखिए, बेशक नहीं, जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, क्योंकि जब तक हम लोग ये वचनबद्धता को कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, क्यों छोटी छोटी चीजों पे गाड़ी का चालान कर देते हैं, जरा सा गलत दिशा में चलने पर आप जिंदगी से खेलते हैं, जज्बातों से खेलते हैं, वादों से खेलते हैं और उस पर प्रतिबंध नहीं लगे। हम ऐसी बातें क्यों दिखाते हैं कि 5 साल में उसको नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं आपसे, क्योंकि जब सूचना का अधिकार दिया गया था तो जनता को एक हथियार मिला कि कम से कम वो सवाल तो पूछ सकता है उन कथित माननीयों से, जो पहले एक आम आदमी हुआ करते थे, फिर एकदम से माननीय हो गए और फिर माननीय बनकर के अपना करियर बना करके चले गए। उनका गिरेबान पकड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। देश की तरक्की की बात पहले ऊपर है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में आता है। राजनीतिक पार्टियां जीते या ना जीते वो एक बहुत अलग मसला है और वो नीचे का मसला है, लेकिन देश की तरक्की हो ये प्राथमिक मसला है। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरीके से इत्तेफाक रख रही है, लेकिन मसला यही है कि आखिर ये कदम उठाएगा कौन। मंजू जी, आखिर कदम उठाएगा कौन? मंजू जी हो, जूही हो या फिर चंद्रमोहन जी, सबका यही कहना है कि मोनिका जी, ये सवाल सही है, लेकिन कदम कौन उठाए? यहाँ पर ये कहूंगी कि मतदान के अधिकार को भी हमको अनिवार्य बनाना होगा। 30-35% चलिए अब जनता क्या कह रही है, हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। ठीक है मंजू जी, ठीक है। हमारा आज का सवाल था कि क्या चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी दस्तावेज का दर्जा मिलना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में हमें @महाबहस पर हमारे दर्शकों ने वोट किए हैं और वो वोट प्रतिशत आप देखिए, 94% दर्शकों का मानना है कि हाँ, चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी दस्तावेज का दर्जा दे देना चाहिए। 5% की राय न में है, 1% कोई राय नहीं बना पाए हैं। अमिताभ जी, अगर संसदीय लोकतंत्र, मेरी बात से पांडे जी सहमत होंगे, अब संसदीय लोकतंत्र जितना मैंने जाना वो 49-51 का खेल है। संसदीय लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, सिर, दिमाग नहीं। तो 94% अवाम कह रहा है कि हां, इसको कानूनी दर्जा दो। कुछ भी बोल के निकल जाना वाली रवायत बंद हो करो। ये स्कूटर मोटरसाइकिल बांटने का सपना देना बंद करो। ये पायल बिछिया और झुमका और मंगलसूत्र देने का वादा बंद करो। ये कलर टीवी का झंझट बंद करो। ये 2-2 किलो घी देने का नारा मत लगाओ। क्या ये सच नहीं है कि इस देश में ऐसे सैकड़ों कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और विधानसभा में जाइए तो हजारों हैं, जहां लोग हमसे कहते हैं कि आज से 25-30 बरस पहले कभी चुनाव में पुलिया के लिए बात हुई थी, पुलिया आज तक नहीं बनी। यानी कितने चुनाव निकल गए। वो वचनबद्धता अगर होती तो या तो पुलिया बनती या जेल जाना होता। ये जेल जाना होता। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। क्या हुआ? ये कविता नहीं है, ये शेर व शायरी और मुशायरा नहीं है। ये जनता के सामने आप वचन रखते हो। इन वचन का उतना ही महत्व होना चाहिए। और अगर नैतिकता होती तो मैं ये बहस नहीं लाता। नैतिकता होती तो आप खुद वचनबद्ध होते, अपने आप को मानते उससे वचनबद्ध, जिसे राम ने माना। राम ने कहा, वाल्मीकि लिखते हैं, भगवान ने कहा कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं। आज क्या है उल्टा, मैं लोक निंदा से नहीं डरता, मैं मृत्यु से डरता हूं। मैं राजपाट जाने से डरता हूं, निंदा से नहीं डरता। भगवान राम जो आदर्श भारत में रख के गए वो तो आज तिरोहित हो गया।
इसलिए आज जरूरत है कि कानून का डंडा हाथ में हो गरीब के। मंजू दीक्षित ने ठीक बात की। राइट टू इंफॉर्मेशन जब आया तो उसने इस देश में एक मौलिक बदलाव तो किया। मेरे मोहल्ले के पार्क में कितना पैसा लगा और कितना खा गए, ये मैं एक 10 रुपया के पोस्टल ऑर्डर के जरिए जान तो पा रहा हूं। उससे पहले तो फाइल ही नहीं देख पाता था कोई आदमी। या तो न्यायपालिका फाइल मंगाए वो देखे, या नेता देखे, अधिकारी देखे। देश की 99.9% आबादी तो कभी जान ही नहीं पाती थी कि पुल के लिए कितना पैसा आया और कितना लगा। आरटीआई ने इतना तो किया, उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, कमजोर नहीं हुआ। मैं फिर भरोसा दिलाता हूं, यह कदम जिस दिन भारत में हो गया लागू, उस दिन लोकतंत्र निखर जाएगा, लोकतंत्र स्वस्थ हो जाएगा, तमाम व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। एक बात सुने तो लोकतंत्र होगा जो हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी को योग क्षेम वहम्यम, जो कृष्ण ने कहा गीता में, उसकी गारंटी देगा। योग क्षेम वहम्यम। क्या वो गारंटी आज आप लोग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। राजा वो होना चाहिए जो इस बात की गारंटी दे, योग क्षेम वहम्यम, तुम्हारे दुख सुख की जिम्मेदारी मेरे सर। ये नहीं कि मैं राजप्रसाद में सोऊंगा, तुम पूस की रात में ठिठरो बाहर। ये नहीं, इसलिए करिए। और आप सब लोग तो जनता के हित के लिए ही अवतार लिए हो। जैसे भगवान का अवतार बताते हैं कि गाय, संत और विप्र इन सब के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए होता है, वैसे ही भारत में राजनीतिक वर्ग ने तो अवतार ही गरीब की सेवा के लिए लिया है। तो जब इतना पुनीत लक्ष्य आप लोगों ने साधा है, संकल्प, तो आइए इसको कानूनी दर्जा दे दीजिए। आप लोगों को तो पराया जनता का धन आप लोगों के लिए तो गौमांस के बराबर है। राजनीति में आने के बाद रईस कैसे हो गए वो अलग विषय है। तो कर दीजिए ना। 19 के बाद जो लोकसभा आए वो पहला काम यही कर दे। चलो 19 चुनाव और झेल लेगी जनता, 19 में, 19 के बाद ही कर दो। उसके बाद देश में जितने चुनाव हो वो इस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के भीतर होने चाहिए। मैं चाहूंगा जनता से भी कि इस पर उठिए, इस पर चेतना जागृत करिए, एक वायुमंडल बनाइए। और ठीक बात कही चंद्रमोहन ने, सामाजिक दबाव का भी एक अर्थ होता है। जयप्रकाश और लोहिया के आंदोलन उसका प्रमाण है, गांधी का आंदोलन उसका प्रमाण है। वैसी परिस्थितियां पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भविष्य का प्रश्न है, भविष्य का प्रश्न। नमस्कार। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।